गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे विद्यालय में 15 जून से लेकर 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है। आज है 16 जून और आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, योगा इम्पोर्टेंस और न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में। मतलब हमारा आहार कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें खाना खाना है, किस तरीके से नहीं खाना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल के वेबिनार में आप सबका जो भागीदारी थी वो बहुत ही अच्छी रही। उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर अमित सक्सेना। ये एक अच्छे योगी हैं और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताऊँगी। इन्होंने योगा इन MS साइंस किया हुआ है, PG डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन डाइट में किया है और PG डिप्लोमा इन्होंने थेरेपेटिक योग में भी किया है। आज के इस विषय के बारे में सर से जितना आप नॉलेज ले सकते हैं उतना नॉलेज आप ले पाएंगे। धीरे धीरे आप बताएंगे कि योगा के बेनिफिट क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। थोड़ा डाइट हमारी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी मिस्टर अमित सर के साथ में। थैंक यू मैम। नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने ही वाला है। आज 15 जून है। आज से योग सप्ताह का उद्घाटन पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से किया गया है और आज का जो सत्र है वो केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ की तरफ से मैं ले रहा हूँ। तो मैं केंद्रीय विद्यालय के समस्त गुरुजन, प्रिंसिपल और मैडम जो इस कार्यक्रम को लेके आई हैं मेरे पास, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज का विषय है योग के लाभ और आहार और विहार। तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को, तो योग के विषय में काफ़ी कुछ पहले की सीरीज में आप लोग जान चुके होंगे। आज थोड़ा सा मैं योग के बारे में जो उसके बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो हमारे जो मन में विचार आते हैं उनको रोकने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। तो इसको हम योग बेनिफिट्स के रूप में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे शरीर में तो जैसे योग का जो मुख्य लाभ है वो हमारे मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, कई स्तर पर योग के हम लाभ को ले सकते हैं। तो जैसे महर्षि पतंजलि का जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें योग की जो परिभाषा दी गई है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वही शरीर में विकार के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसको एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा मन जब शुद्ध होगा तो उससे हमको आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही, साथ में जो शारीरिक लाभ है वो भी हमको दिखाई देगा। और जितने भी रोग हैं उसको मेडिकल की भाषा में या जो उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनको साइकोसोमैटिक रोग कहा जाता है। मनोदैहिक, शरीर में बीमारी दिखने से पहले उसका जो बीज है वो आपके मन में कहीं ना कहीं वो उत्पन्न होता है और धीरे धीरे जब वो बीज अंकुरित होता है तो धीरे धीरे करके वो आपके शरीर में किसी ना किसी रोग के रूप में प्रकट होता है। तो योग के जैसे अष्टांग योग में योग के विभिन्न चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें जो मुख्य रूप से हम लोग जिनका प्रयोग करते हैं उसमें मुख्य रूप से आसन और प्राणायाम का ज़्यादा चलन है और आमतौर पर सभी लोग उसी का ही अभ्यास करते हैं। तो शारीरिक जो व्याधियां हैं या जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं जिनको जीवन शैली रोग बोलते हैं, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग इसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, उसमें मधुमेह सबसे कॉमन है, हाई बीपी, आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उसके आप गठिया है, थायराइड है, मोटापा है। तो ये सभी जो जीवन शैली जनित रोग हैं इसमें योग का अभ्यास आप अगर करते हैं तो एक तो अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो इस योग थेरेपी या योग के माध्यम से आप उनको ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं
तो इन सब बीमारियों से आपका सामना नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन में योग को शामिल कर लेते हैं तो जितने भी जीवन शैली जनित रोग हैं उनसे आप बचे रहेंगे। और अगर आप पहले से योग नहीं कर रहे हैं और इस तरीके की जो भी बीमारियां हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा समाज में फैली हुई हैं, इसको आप योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आसन है, आसन का मतलब योग, जो हमारे योग के पोस्चर हैं, जो विभिन्न योग मुद्राएं हैं, वो सारी चीज़ें आपका जो मस्कुलर पावर है, आपकी जो बोन डेंसिटी है, इसके साथ साथ जो आपका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से टोन अप करता है। इसी तरीके से जो प्राणायाम है, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा प्राण है, जो प्राण तत्व है, उसको आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं और प्राण तत्व के कारण ही आपके शरीर की सारी क्रियाएं संचालित होती हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की नाड़ियां हैं। जब ये तीनों नाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पे आके बैलेंस होती हैं तो हमारे शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जितना भी परिसंचरण प्रणाली है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करने लगती हैं। और जैसा कि अभी कोविड में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने योग का अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास ना किया हो, तो सभी लोगों ने योग की जो महिमा है, योग का जो बेनिफिट है, योग का जो मल्टी डायमेंशन काम है शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने में, वो सभी ने अनुभव किया होगा, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज़्यादा। तो ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए कि योग किस तरीके से हमारे शरीर को स्वास्थ्य, आरोग्य प्रदान करता है। और योग के जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे लगता है कि इस एक एग्जाम्पल से जो कोविड काल में लोगों ने अभ्यास किया है, तो ये सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप सभी इस एग्जाम्पल के माध्यम से कहीं ना कहीं लाभान्वित हुए होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो हमारा आहार और विहार। योग और आयुर्वेद में आहार और विहार का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि आहार और विहार को हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हर वाहन को या किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो आपका ईंधन जितना शुद्ध, जितना रिफाइंड होगा, आपका जो व्हीकल है वो उतना अच्छे तरीके से चलेगा, उतना अच्छा माइलेज देगा। तो योग, प्राणायाम या जो भी यौगिक क्रियाएं हैं, ये तो बात की चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपका शरीर जो है वो एक व्हीकल की तरह काम करता है। लेकिन इसमें जो आप भोजन करते हैं, जो आपका आहार है, वो एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। और जब तक आपका फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आप योगाभ्यास करते हैं या कोई और शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जिम जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वो जब तक आपके शरीर में भोजन अच्छा और सुपाच्य नहीं होगा तब तक आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा इस विषय पे भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले योग में जो लोग बहुत अच्छे साधक हैं योग के, तो उनके लिए तो खैर थोड़ा सा विशेष प्रकार का आहार की जो है अनुशंसा की जाती है योग में। तो उसकी तो चर्चा ज़्यादा नहीं मैं करूँगा क्योंकि उसमें जो योग साधना करते हैं उनको मीठा, नमक, इसके अलावा जो बहुत गरिष्ठ भोजन होता है, ये सब मनाही होती है। लेकिन सामान्य तौर पर जो छात्र जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, तो मैं सामान्य तौर पर जो एक आहार का सिस्टम होना चाहिए उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आहार और पोषण क्या है। तो आहार जो हमारा भोजन है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी भोज्य पदार्थ खाने योग्य हो, पचाने योग्य हो, आपकी शारीरिक वृद्धि में सहायक हो और आपके मानसिक स्तर को एक अच्छा भाव प्रदान करे, उसको हम भोजन कहते हैं। मतलब भोजन को आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक प्लेट में मान लीजिए शुद्ध घर का बना हुआ भोजन या प्राकृतिक आहार है और एक प्लेट में मान लीजिए कोई फास्ट फूड रखा हुआ है। तो भोजन तो दोनों को ही हम कह सकते हैं एक तरीके से, लेकिन जो एक उसकी परिभाषा है कि वास्तविकता में भोजन क्या है, तो दोनों, हालांकि दोनों चीज़ें खाने योग्य हैं, लेकिन जो आपका घर का बना हुआ भोजन है या जो प्राकृतिक आहार है,
वो खाने योग्य भी है, पचाने योग्य भी है, वो आपके शरीर में वृद्धि भी करेगा और आपके मानसिक संतुलन को भी ठीक रखेगा। वहीं जो पैक्ड फूड है या जो रेडीमेड चीज़ें आती हैं खाने वाली, या इसके अलावा आपका फास्ट फूड में बर्गर है, चाउमीन है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, वो खाने योग्य तो हैं, लेकिन आप सभी ने अनुभव किया होगा कि उसको खाने के बाद ना तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, ना ही वो आपके शरीर की वृद्धि में किसी तरीके का कोई हेल्प करेंगी, और मानसिक रूप से तो आपको थोड़ा सा वो इरिटेट करेंगी, मानसिक संतुलन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। और धीरे धीरे करके अगर जो लोग इस तरीके के भोजन को ज़्यादा खाते हैं जो पैकिंग में आता है या फास्ट फूड है, तो धीरे धीरे करके उनके शरीर में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होने लगती है। उसके अलावा आपकी शारीरिक वृद्धि रुकती है। धीरे धीरे करके आप लंबे समय तक अगर इस तरीके के भोजन का उपयोग करते हैं तो भविष्य में किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होने का भी भय रहता है। साथ ही साथ जो आपका मन है, वो मन आपका बहुत व्यथित रहेगा, आपके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये तो भोजन की बात हुई। फिर बात आती है पोषण की। जैसे डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये एक मतलब दोनों शब्दों का साथ साथ ही लिया जाता है। तो भोजन के बारे में बताया, अब पोषण को समझ लेते हैं कि जो भी भोज्य पदार्थ आपने खाया तो उसमें हमको ये देखना है कि उसमें पोषण कितना है। पोषण से आशय यहाँ पे ये है कि भोजन में जो भी चीज़ें हमारे शरीर को ऊर्जा या पोषण देती हैं, तो पोषण का काम ये है कि हमारे शरीर में जितने बायोलॉजिकल रिएक्शन हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, उसके अलावा शरीर की मेटाबॉलिज्म है, तो ये सारी चीज़ें हमको जो भोजन से हमको पोषण मिलता है उसके द्वारा संपन्न होती हैं। तो पोषण में भी हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा भोजन है उसमें वो सारी चीज़ों का समावेश हो जो हमको उचित प्रकार का पोषण देने में सक्षम हो। तो ये तो हुई आहार और पोषण की बात। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमारा आहार कैसा हो, हमारी डाइट कैसी हो। तो सबसे पहले तो हमारा जो रीजन है जहाँ पे हम रहते हैं, मान लीजिए ये कुछ लोग ठंडे एरिया में रहते हैं जो हिल्स पे हैं, हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, कुछ लोग जो सी कोस्टल एरिया है वहाँ पे रहते हैं। तो सभी का भोजन का जो तरीका है या वहाँ का जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं वो हर इलाके के अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम जिस प्रदेश में, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ के जो भी लोकल वेजिटेबल्स हैं, जो भी वहाँ के फल हैं, उन चीज़ों का हम उपयोग ज़्यादा करें। क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का जो एक जेनेटिक्स है वो उसी जगह के हिसाब से वर्क करती है जिस एरिया में हम रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भोजन में जो मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उसमें 6 चीज़ें मुख्य हैं। तो जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये 6 चीज़ें तो मुख्य रूप से आपके भोजन में अवश्य होनी चाहिए। आगे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो भी मीठी चीज़ें हैं, इसमें जैसे चीनी हो गई, आपके फल हो गए, या जिस चीज़ में मिठास है वो सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट कहलाती हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी हमारी बॉडी को देता है मेटाबॉलाइज होने के बाद। इसी तरीके से फैट है, तो फैट का काम है हमारे बॉडी में जो भी मसल्स हैं उन मसल्स को बनाने का काम, प्रोटीन का काम है हमारे शरीर में जो भी मसल्स बिल्डिंग होती है वो प्रोटीन के माध्यम से होती है। तो हमारे दैनिक आहार में प्रोटीन भी होना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन वो भी 4 कैलोरी जनरेट करता है। इसी तरीके से फैट का काम है हमारे जो मसल्स हैं या जो हमारे बाकी ऑर्गन हैं उसको वो थोड़ा सा एक तरीके से दृढ़ता प्रदान करता है। और बाकी बहुत सारी हार्मोन्स बनने में और शरीर की जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसमें फ़ैट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फ़ैट को जो वसा जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा कम मात्रा में लेनी चाहिए हम सभी को, क्योंकि 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी जनरेट करता है। इसी तरीके से विटामिन्स, शरीर में जितनी भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो विटामिन डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। जैसे अभी कोविड में आपने देखा होगा कि विटामिन सी, जिंक, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा दी गई डॉक्टर्स के द्वारा या जिन लोगों को जानकारी थी। तो विटामिन सी और जिंक इस तरीके के जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
इसी तरीके से विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, के है, ई है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है विटामिन की। और हर विटामिन का एक स्पेसिफिक रोल है बॉडी के अंदर, कि अगर किसी मतलब एक तो पूरी पूरी विटामिन डिफिशियंसी होती है और दूसरी होती है पर्टिकुलर किसी एक विटामिन की डिफिशियंसी। फॉर एग्जांपल जैसे महिलाओं को एनीमिया की शिकायत ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या है कि शरीर के अंदर आपके आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो इन सब कमी की वजह से जो भी व्यक्ति है वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बड़ा कॉमन है, सभी को पता होगा कि आजकल कैल्शियम डिफिशियंसी सबको बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियां हैं उसमें जो है कमजोरी आने लगती है, हड्डी टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी तरीके से विटामिन डी की डिफिशियंसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत में धूप प्रचुर मात्रा में है, लेकिन आज की जो जीवन शैली है उसमें लोगों ने धूप में निकलना, धूप में बैठना बिल्कुल बंद कर दिया है। और आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में लगभग हर व्यक्ति ही विटामिन डी डिफिशियंसी से ग्रसित है। तो ये सारी चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे चीज़ें आपको नेचुरल रिसोर्स से बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे मिनरल्स की। तो जो भी इसेंशियल मिनरल्स हैं शरीर को चलाने के लिए, उसमें आपका कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, इस तरीके से बहुत सारे मिनरल्स आपको नेचुरल डाइट के माध्यम से मिल जाएंगे। और फिर आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वाटर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जैसे इस समय गर्मी का सीजन है और बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय है जितने भी प्लेन एरिया हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमको प्रॉपर पानी पीते रहना है। जैसे 3 से 4 लीटर एक दिन की मतलब पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि हम पानी प्रॉपर उतना ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर इस समय आप पानी थोड़ा सा भी कम लेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ा सा जो है गर्मी की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होगी, वाटर लॉस होगा और उसकी वजह से आपको चक्कर है या हीट स्ट्रोक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ में गर्मियों के मौसम में पसीना ज़्यादा निकलता है तो उसमें सोडियम पोटेशियम का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो इस समय आपको थोड़ा सा जैसे नींबू की शिकंजी है उसमें चीनी और नमक डाल के उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो जैसे मोटापा से इस समय लोग ज़्यादा ग्रसित हैं, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण निकल के आता है वो ये है कि हमको प्रतिदिन जितनी कैलोरी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा कैलोरी हम प्रतिदिन अपने शरीर में डाल रहे हैं। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी है और उसका 40 का एवरेज है, तो आपने अगर 1 लीटर पेट्रोल डाला और 40 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई तो वो पेट्रोल आपका खर्च हुआ। लेकिन आपने गाड़ी कम चलाई और आप प्रतिदिन उसमें पेट्रोल ऐड करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपकी गाड़ी की टंकी फुल हो जाएगी और फिर वो पेट्रोल फैलने लगेगा। तो इसी तरीके से जो हमारी कैलोरी है, तो कैलोरी जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, प्रोटीन में 4 कैलोरी है और फैट में 4 कैलोरी है। तो प्रतिदिन इसमें 3 तरीके के स्तर होते हैं कैलोरी के लिए। एक वो जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, जैसे जो लेबर क्लास है या जिनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उनको बहुत ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जिनका जो जिनको मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे टीचर्स हो गए या ऑफिस के क्लर्क हो गए, कि जिनका फिजिकल वर्क भी है और थोड़ा सा उनका कंफर्टेबल वर्क भी है, तो उनको मीडियम क्लास की कैलोरी की ज़रूरत होती है। और तीसरे नंबर पे वो है कि जिनका फिजिकल वर्क बिल्कुल ना के बराबर है, तो उन लोगों के लिए ये है कि जिनका फिजिकल बिल्कुल ना के बराबर है उनको सबसे कम कैलोरी इनटेक करनी है। तो मोटे तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिनका फिजिकल वर्क बिल्कुल ना के बराबर है, जैसे जो शॉपकीपर हैं या किसी शोरूम के मैनेजर हैं, तो उनको पूरे दिन ऑलमोस्ट बैठना ही है, उनका फिजिकल वर्क ना के बराबर होता है।
तो ऐसे लोगों के लिए 1400-1600 कैलोरी पर्याप्त है एक दिन के लिए। जो मीडियम क्लास के हैं, जैसे टीचर्स हो गए या जिनका थोड़ा सा रेस्टिंग वर्क है, थोड़ा सा फिजिकल वर्क है, उनको 1700-1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लेबर क्लास है या इंजीनियर्स हैं जिनको पूरे दिन फिजिकल वर्क करना है, उनको 2000 से लेकर 2400 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है। तो कैलोरी को आप काउंट कर सकते हैं अपने कि हम प्रतिदिन कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। उसको आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि जैसे आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो उसको आप ये देख लीजिए कि उसमें कितना वेट है। तो जितना वेट है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी एक्चुअल कैलोरी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप पहले ये देखिए कि हमको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, और फिर हम पूरे दिन में जो आहार ले रहे हैं किसी भी रूप में, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोटा मोटा। जैसे मान लीजिए जो मीठी चीज़ें उसमें कार्बोहाइड्रेट है, जितनी भी दालें हैं या जो रिच प्रोटीन सोर्स है उसकी भी 4 कैलोरी है 1 ग्राम की, और फैट ऑलमोस्ट हर चीज़ में ऐड होता है। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो ऑयल में या तो फ्राई की जाएगी या उसमें कहीं ना कहीं एडिशनल ऑयल या घी का यूज़ होता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज़ आपके बॉडी के वेट को बढ़ाती हैं, और वेट जब आपका धीरे धीरे बढ़ता है तो आपके शरीर की जितनी भी आर्टरीज है या जो और ऑर्गन है उस पर धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होने लगता है। जैसे नॉर्मली आपने फैटी लीवर का नाम सुना होगा। फैटी लीवर में क्या है कि धीरे धीरे जब आपके शरीर में कैलोरी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पे फैट डिपॉजिट होने लगता है। इसी तरीके से आपकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं वो भी धीरे धीरे से चोक होने लगती हैं कि उसमें हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच पाता है। उसके अलावा जो शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स का जो सबसे अच्छा स्रोत है और जो सबसे सस्ता स्रोत है वो आपके कच्ची सब्जियां हो गई, सलाद हो गया और फ्रूट्स हो गया। तो प्रतिदिन नॉर्मल आप एक व्यक्ति को 250 से 300 ग्राम, चाहे तो आप फ्रूट्स खाइए या सलाद खाइए, इतना अगर आप डेली खाते हैं, अपने आहार में शामिल करते हैं 250 से 300 ग्राम तक, तो आपको सारे विटामिन, सारे मिनरल्स और साथ में पानी, क्योंकि सब्जियां और फ्रूट्स जो होते हैं उसमें मैक्सिमम पानी होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होता है, फाइबर होता है। फाइबर भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल शरीर में फाइबर, आहार में फाइबर ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही देखने में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा जो बच्चे हैं हमारे विद्यालय के या जो छोटे बच्चे हैं वो भी आज के परिवेश में बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा केस जो देखने में आ रहे हैं आजकल वो बच्चे डायबिटीज़ के साथ पैदा हो रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़। कि बच्चा माँ के पेट से ही जो है डायबिटीज़ के साथ पैदा हो रहा है, या बच्चों को बहुत जल्दी 3, 4, 5 साल की उम्र में डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है। इसके अलावा बच्चे एनीमिया के शिकार हो रहे हैं, बच्चों की बोन डेंसिटी कम होती जा रही है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है बच्चों में। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण निकल के आता है वो हमारा दैनिक खान पान और जो हमारा पोषण है उसकी या तो समझ नहीं है, या आजकल जो उपभोक्तावाद संस्कृति को देखते हुए जो भी चीज़ें हम विज्ञापन में देखते हैं या बच्चे जो विज्ञापन में देखते हैं उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और बच्चे उनको ही खाना पसंद करते हैं। जैसे आप सभी को ये देखना चाहिए कि बच्चे अपने लंच में क्या लेके जा रहे हैं, या घर में वो दिन भर क्या खा रहे हैं, किस तरीके का फूड वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करना होगा, क्योंकि जितना भी, जैसे मैंने पहले बोला कि जितना भी रेडीमेड फूड है वो चाहे उस पर कुछ भी लिखा हो कि ये एनर्जी सोर्स है या ये इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो ये सब केवल विज्ञापन की बातें हैं, उसका आपके स्वास्थ्य से कहीं कोई सरोकार नहीं है। तो इसको थोड़ा सा गहनता और गंभीरता से अभिभावकों को लेना होगा, और जो बच्चे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं
उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ के लिए अपनी चेतना को जगाना होगा कि हम जो खा रहे हैं, लंच में खा रहे हैं या अपने घर पे खा रहे हैं, या दिन भर में जो चीज़ें हम खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा उनको गंभीरता से सोचना होगा कि ये चीज़ हमारी सेहत के लिए लाभदायक है या केवल हमको स्वाद दे रही है या हमारे शरीर का वजन बढ़ा रही है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ एक एनर्जी ड्रिंक आजकल बच्चों के बीच बड़ा कॉमन हो गया है, रेड कलर का, मुझे नाम तो नहीं ध्यान है उसका। ज़्यादातर मैंने देखा है कि छुट्टी के समय जो छोटे बच्चे हैं वो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे उस एनर्जी ड्रिंक को बहुत ज़्यादा आजकल पसंद कर रहे हैं, और वो बच्चों के लिए नहीं, वो सभी के लिए इतना घातक है, क्योंकि उसमें कैफीन मिला है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें कैफीन मिला हुआ है, और ये बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ओल्ड एज के लिए तो बिल्कुल उनको देना ही नहीं है। लेकिन बच्चे आजकल उसके इतने आदी हो गए हैं कि गर्मी का सीजन है, वो छुट्टी में तो मैंने मैक्सिमम बच्चों को वो पीते हुए देखा है। इवन रेलवे स्टेशन, हर जगह बच्चे बहुत ज़्यादा उसको यूज़ में कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें कोई भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट कुछ भी नहीं है, उसमें केवल टेस्ट है, और वो केवल आपकी सेहत को बिगाड़ने वाली चीज़ है। उसमें किसी भी तरीके का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो आपके शरीर को किसी भी स्तर पे कुछ अच्छा देने वाला हो। तो मैं बच्चों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, उसको मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि आप सुबह उठिए, 2 गिलास पानी पीजिए उठते ही, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेश होइए। ये आप एक हैबिट डालिए कि पूरे दिन में आपको किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना है। आप मॉर्निंग में उठिए, कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी उठिए, क्योंकि योग का सत्र है। सुबह आप जितना जल्दी उठाएंगे उतनी अच्छी आपको एयर मिलेगी, उतना अच्छा आपको वायु, प्राणवायु आपको मिलेगी वातावरण के माध्यम से। सुबह उठिए, 2 गिलास 3 गिलास पानी पीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद आप ब्रश कीजिए। उसके बाद मॉर्निंग में अगर संभव हो तो आप थोड़ा सा अंकुरित अनाज खाने की आदत डालिए। अंकुरित अनाज में क्या है कि एक तो उसमें, जैसे मान लीजिए अंकुरित अनाज में आप मूंग की दाल या चना इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन है वो उसकी मात्रा आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगी। और जब किसी भी सीड्स को आप स्प्राउट्स के रूप में लेते हैं, अंकुरित करते हैं, तो उसमें जो भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नॉर्मल मोटा मोटा एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका वजन 40 किलो है, तो आप 35 से 40 ग्राम के आसपास आप स्प्राउट्स खाइए मॉर्निंग में। उसके बाद आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में कोशिश ये करिए कि सुबह आप थोड़े से फल खाइए, संभव हो ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में ज़रूरी नहीं कि आप बादाम, काजू, किशमिश खाइए। ड्राई फ्रूट्स में आप जैसे तली हुई मूंगफली ले सकते हैं, रोस्टेड मूंगफली ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, या लैया है उसकी आप भेलपूरी बना के ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप कोई भी फल ले लीजिए। सब्जी रोटी सुबह आप नाश्ते में ले लीजिए, पराठा ले लीजिए। साथ में ग्रीन वेजिटेबल जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अचार से खा लिया या कुछ और विकल्प आपने ढूंढ लिया, जैम लगा लिया या सॉस ले लिया। इन सब चीज़ों का कोई शरीर में कोई कहीं कोई स्थान नहीं है। ये चीज़ें केवल आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगी। तो ब्रेकफास्ट आप सुबह अच्छा करिए, मतलब ब्रेकफास्ट ऐसा हो कि जो न्यूट्रिशनल भी हो और आपके शरीर को अच्छे से न्यूरिश भी करे। फिर मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में भी आप लंच में फल लेके जाइए या रोटी सब्जी लेके जाइए, और उसमें भी हरी सब्जी जरूर हो। लंच में जैसे अक्सर देखा जाता है कि घर की जो माताएं हैं वो कभी उन्होंने सैंडविच रख दिया, कभी मैगी रख दी, कभी पास्ता रख दिया, या कुछ और उन्होंने रेडीमेड चीज़ रख दी। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप इन चीज़ों से बचिए। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स किसी वजह से इस तरीके की चीज़ें रख भी देते हैं, तो आप उनसे मना कर दीजिए कि नहीं, आप मेरे को सब्जी रोटी, फल, सलाद, इस तरीके की चीज़ें आप रखिए मेरे को लंच में। क्योंकि होता क्या है कि बीमारी एकदम से नहीं आपके शरीर में पैदा हो जाती। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैंने तो कुछ नहीं खाया ऐसा वैसा और मुझको इस तरीके की बीमारी क्यों हो गई। तो जब आप जंक फूड या इस तरीके का फूड लेते हैं आप डेली लाइफ में, तो धीरे धीरे करके क्या है कि आपके शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। और एक समय के बाद जब आप थोड़ी सी आपकी उम्र बढ़ती है और आप 25, 26, 30 साल की अवस्था में पहुंचते हैं,
तो फिर वो सारे जो टॉक्सिक मटेरियल हैं वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में आपके शरीर में दिखाई देने लगेंगे। बीमारी का रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कॉज एक ही है। वो आपको डायबिटीज़ के रूप में, गठिया के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में, ओबेसिटी के रूप में, किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है। लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो आपका अनियमित खान पान और आपके भोजन में पोषण की, विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी होना ही उसका एक नहीं, वही उसका मुख्य कारण है। तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, उसके बाद घर पे आप लौट के आइए। जैसे गर्मी का सीजन है, आप नींबू की शिकंजी पीजिए, रूह अफ़ज़ा पीजिए, कोकोनट वाटर है, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसको आप पीजिए। और कुछ नहीं है तो सिंपल आप नींबू पानी पी लीजिए। आपको लगता है कि कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, नींबू पानी पीजिए, विटामिन सी है, बॉडी आपकी जो है, जो पानी की जो कमी है उसकी आपकी पूर्ति हो जाएगी। थोड़ा सा आप उसमें चीनी डाल के ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी है, उसकी जगह आप हर्बल टी ले सकते हैं। उसके बाद आपका थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिन भर में जो आप लोग फुटकर में जो चीज़ें खाते हैं, कि जैसे कभी समोसा खा लिया, कभी बिस्किट खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो इन सब चीज़ों में भी कैलोरी है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कैलोरी का हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमको दिन भर में कितनी कैलोरी लेनी है, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसको भी आप अपने दिमाग में माइंड सेट रखिए। क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो अभी से ये हैबिट आप डाल लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनसे निपटने में आपको आसानी रहेगी। और रात का भोजन है सिंपल सुपाच्य करिए। बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में उल्टा नियम है कि जिस समय सबसे हल्का खाना खाना चाहिए उस समय वो सबसे हैवी खाना खाते हैं, क्योंकि रात में आपको खाना खाना है और सोना है। ट्रेंड क्या है सभी के घर का कि 9 बजे 10 बजे खाना खाएंगे और उसके बाद सीधे बिस्तर पर पहुँच गए। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई करनी है, आगे भी उनको हायर एजुकेशन में जाना है, तो आप लोगों के लिए ये संदेश है, मेरा रिक्वेस्ट है, 7 से 8 के बीच में आप अपना जो रात का मील है उसको आप निपटा दीजिए। अपनी मदर से रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आपके घर में बहुत लेट खाना बनता है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको जो है वो 7 से 8 के बीच में भोजन उपलब्ध करा दें। और 7 से 8 के बीच में आप भोजन कर लेंगे तो जब तक आप सोने जाएंगे तब तक आपका भोजन अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाएगा, अच्छे से पच जाएगा। क्योंकि आप जितना लेट भोजन खाएंगे आपको अगले दिन उतना ही ज़्यादा आलस आएगा। और दूसरा, आपको फ्रेश होने की जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है, मतलब बड़ों से ज़्यादा बच्चे आज कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि घरों में लेट खाना बनता है, सभी लोग लेट भोजन करते हैं और भोजन प्रॉपर तरीके से पचता नहीं है और वो आंतों में ऐसी सड़ता रहता है और अगले दिन आपको फ्रेश होने में भी दिक्कत होती है और आप अगले दिन उतना एनर्जेटिक भी फील नहीं करते हैं। आप एक दिन प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप एक दिन डिनर अपना 7 से 8 के बीच में कर लीजिए, फिर आप एक्सपीरियंस कीजिए कि अगला दिन आपका कैसा बीतता है। रात के खाने में कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा तामझाम ना हो, सिंपल दाल हो, एक हरी सब्जी हो, चपाती हो। और रात में जो हैवी खाना खाने के जो लोग शौकीन हैं कि पनीर हो, ये हो, वो हो, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए। स्पेशली बच्चों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल सिंपल भोजन करिए। अपने भोजन में आप हरी सब्जी, सलाद, फल, इनको आप जितना खा सकते हैं, इसके लिए आपको पूरे दिन छूट है। आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जितना आपको फल खाना है, जितना सलाद खाना है, जितना नेचुरल चीज़ें खानी है, उसकी आपको पूरी छूट है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी ओवर ईटिंग कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी तला भुना इस तरीके का गरिष्ठ भोजन है, इन सब चीज़ों को आपको त्यागना है। और भगवत गीता में बहुत अच्छा एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। मतलब जिस व्यक्ति का आहार विहार उत्तम है वही व्यक्ति योग करने के लिए पात्र है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप छात्र हैं तो छात्र के जीवन में योग क्या है? छात्र के जीवन में योग या जो उसका तप है वो उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, या उसके लिए आपके पेरेंट्स आपको विद्यालय भेज रहे हैं तो सभी का ये है कि बच्चा अच्छे से पढ़े। आपकी भी ये रहती है कि हमारे नंबर अच्छे आएँ, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप योगी हैं और आपका योग है पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना। तो योग उसी का सफल है जिसका आहार
युक्त, युक्त का मतलब उपयुक्त हो। उपयुक्त कैसा? कि आपके शरीर के अनुरूप हो। विहार का मतलब आपके जो दिन भर के क्रियाकलाप हैं, ठीक है, टहलना हो गया या एक्सरसाइज हो गई, वो विहार है। तो ये चीज़ें जब आपकी बिल्कुल एक अच्छे स्तर पर होंगी तो आपका मन भी अच्छे से काम करेगा, शरीर भी अच्छे से काम करेगा, विचार भी अच्छे से काम करेंगे, और जिस चीज़ में आप अपना समय या अपना मन लगाएंगे वो भी आपका बहुत अच्छे से फलीभूत होगा। क्योंकि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपके मन का विकास होगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये कहावत सभी ने सुनी होगी। ये कहावत यूं ही नहीं बना दी गई है, इसका आप अनुभव करिए। एक दिन सभी बच्चों के लिए ये टास्क भी मैं दे रहा हूँ छोटा सा, कि एक दिन आप केवल फल खाइए, सलाद खाइए, सिंपल कम मसाले का, कम नमक का आप भोजन करिए, और जितनी आपकी भूख है उतना ही खाइए, ओवर ईटिंग मत करिए। और फिर आप पूरे दिन का अनुभव लिखिए कि मानसिक स्तर पर क्या अनुभव रहा आपका, वैचारिक स्तर पर क्या अनुभव रहा, आपके विचार कैसे रहे, एक्टिवनेस के स्तर पर क्या, कितने आप एक्टिव रहे, भावनात्मक रूप से आप कितने संतुलित रहे। तो इन सब चीज़ों का आप अनुभव करिए। देखिए, योग जो है वो अनुभव करने का विषय है। उसको आप, जैसा आपने टीवी में देख लिया या आपने कर लिया, तो उसको आप एक दिन में नहीं समझ सकते हैं। उसको जब आप धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने करेंगे तो डेली आपको एक नया अनुभव, हर दिन आपको एक नया अनुभव आपके जो है जीवन में आएगा। तो अंत में मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि योग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप में आपके शरीर का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम है। लेकिन कब? जब आपका आहार, विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब चीज़ें जब आपकी संतुलित होंगी, जब आपका पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आपका शरीर बहुत अच्छा माइलेज देगा। तो मुझे आशा है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा होऊंगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं पूरे स्टाफ का, केंद्रीय विद्यालय का, और जो मैडम इस कार्यक्रम को लेके आई मेरे पास, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, आपके समक्ष मेरा ये विचार आप तक पहुंचेगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इससे जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतना समय हमें आज के सत्र के लिए दिया है। जैसा कि आप सबने देखा ही कि आज पूरे 45 मिनट सर ने किस तरीके से आपको बताया न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में और योग के इम्पोर्टेंस के बारे में। सर ने बताया कि किस तरीके से हमें भोजन लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, किस समय पे लेना चाहिए, और कितनी कैलोरीज हमें ज़रूरी होती हैं। हर चीज़ को सर ने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। आजकल क्या देखा गया है कि बच्चे ज़्यादातर जंक फूड इस्तेमाल करते हैं। जंक फूड खा सकते हैं, पर उसके लिए उतना वर्कआउट भी करना ज़रूरी है आपको। एक कहावत है जिसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो एक राजा की तरह करिए। जैसे एक राजा करता ना, भरपूर, पूरा पेट भर के। और जब दिन का खाना आप खाते हैं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह खाइए, और जब आप शाम का खाना खाते हैं तो एक भिखारी की तरह खाना खाइए। अगर आप इस तरीके से अपने खाने का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ डे टू डे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और आपको जो नॉर्मल डिजीज़ होती हैं, जो भी नॉर्मल सी बीमारी है, जैसे कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको इरिटेशन होती है, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो आपके अगर कोई इंक्वायरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक कर सकते हैं वहाँ पर। और आज का सत्र आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।